दोस्तों, हम सबके घर हमारे रिश्तेदार मेहमान वगैरह आते ही हैं। कुछ मेहमान बुलाए हुए होते हैं और कुछ मेहमान बिन बुलाए होते हैं। पर एट द एंड मेहमान सबको पसंद आते हैं क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार होते हैं। पर क्या हो अगर कोई मेहमान दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाए और आपके घर बिना बुलाए एंट्री कर दे और आपको इस बारे में भनक भी न पड़े और वो आपके साथ आपके ही बेड में सोया हो। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी का कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये जो कहानी है मेरी एक बहुत ही खास दोस्त की कहानी है, अंजलि। उसके फैमिली के साथ जो घटना घटित हुई थी उसने मुझे बताई है। वो कहानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2009। अंजलि और अंजलि का परिवार काफी खुश था क्योंकि उन्होंने एक जगह पे नई नई जमीन ली थी और उसके ऊपर अपना मकान बनाया था, अपना घर बनाया था। अब जैसे वो नए नए उस घर में होते हैं तो उस घर में नई नई खुशियां थी। वो बहुत ज्यादा खुश थे। भले ही उनका भी छोटा घर था, सिंगल स्टोरी घर था, सिर्फ उसमें ग्राउंड फ्लोर ही था, पर फिर भी वो लोग उन 2 कमरों में काफी खुश थे। उन 2 कमरों में 3 लोगों का परिवार रहता था और उनके साथ एक लड़की रहती थी, एक 20-22 साल की लड़की जो हाउस हेल्प थी, जो उनके घर में काम करती थी। अब एक रात की बात है कि एक कमरे में उसके पापा, मेरी दोस्त के पापा अकेले सोए रहते थे और दूसरे कमरे में मेरी दोस्त, उसकी मम्मी बेड पे सोए रहते थे और जो उनके घर हाउस हेल्प थी वो सोफे में सोई रहती थी। और जो मेरी दोस्त अंजलि है उस रात अपनी मम्मी औरों के साथ सोई थी। मतलब वो अपनी मम्मी के साथ नहीं सोती थी, वो मोस्टली अपने पापा के साथ ही सोती थी। पर उस रात पता नहीं उसे क्या सूझा कि मैं आज मम्मी के साथ सोऊंगी। तो जिस रात वो अपनी मम्मी के साथ सोई थी उस रात अचानक रात के 1-1:30 बज रहे थे और वो अभी तक सोई नहीं थी। वो फोन चलाने के बाद सोने की तैयारी कर रही थी। पर अचानक ही उसे अपने बेड में, अपने बगल में किसी के कम आवाज में बोलने की आवाज आई। मतलब कोई अपने में जैसे बड़बड़ा रहा है। उसने बगल में देखा तो उसकी मम्मी कुछ अपने में बोल रही है। वो थोड़ा घबरा गई थी। उसको लगा कि मेरी मम्मी को थोड़ा जाप पड़ गया है, या कई बार होता नहीं है कि हम कई बार सो रहे हो तो अपने में बड़बड़ाते हैं। कई बार रात को हम बुरा सपना देख ले तो बड़बड़ाते हैं। तो अंजलि को यही लगा कि शायद मेरी मम्मी कोई बुरा सपना देख रही है और उसी में कुछ अपने में बड़बड़ा रही है, अपने में कुछ बोल रही है। पर जब उसने अपनी मम्मी को उठाने की कोशिश करी और उसकी मम्मी नहीं उठती तो वो उस हाउस हेल्प वाली दीदी को बोलती है, दीदी देखो मम्मी को क्या हो गया है, अपने में बड़बड़ा रही है, शायद कोई बुरा सपना देख रही है। वो लोग अब जैसे ही लाइट खोलते हैं तो लाइट खोलने के बाद उसकी मम्मी बेड के ऊपर पालती मार के बैठी होती है और उसकी मम्मी की आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। उसकी मम्मी घूर घूर के खिड़की की तरफ देख के बोलती है कि चली जा यहाँ से, चली जा हमारे घर से, बाहर से निकल जा तू यहाँ से। जैसे अंजलि और उसकी दीदी अब खिड़की की तरफ देखते हैं तो खिड़की के पास कोई नहीं होता। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। उसकी मम्मी की आवाज़ सुन के उसके पापा भी उस रूम में आ जाते हैं कि क्या हुआ। अब उसकी मम्मी फिर दरवाजे की तरफ देख के चिल्लाती है, जो मेन दरवाजा होता है उसकी तरफ देख के चिल्लाती है, चले जा यहाँ से, हमारे घर से चले जा, अंदर मत आ। ये दरवाजा किसने खुला रखा, तुम लोगों ने दरवाजा खुला रखा है, अंदर आ जाएगी, इस दरवाजे को बंद करो, जल्दी बंद करो। जबकि वहां पर दरवाजा बंद था, मेन गेट, मेन दरवाजा बंद था। पर उसकी मम्मी बोल रही थी दरवाजे को बंद करो। अब वो लोग काफी कोशिश करते हैं कि अपनी मम्मी को काबू कर पाए, अपनी घरवाली को काबू में कर पाए। उसकी मम्मी को काफी जगाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी होश में आती है और उसकी मम्मी को अब कुछ भी याद नहीं रहता जो भी उन्होंने अभी तक किया था। अंजलि के पापा कहने लगे कि तूने कोई बुरा सपना देखा है, तेरे साथ बुरा वहम हुआ है और कुछ नहीं है, तू डर मत। तब सबने इस बात को मान भी लिया था, पर अंदर ही अंदर सब डरे हुए थे, सब घबराए हुए थे। तो वो लोग अब सोने की कोशिश करते हैं और वो लोग क्या करते हैं, अब एक एक कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब जो उसके पापा होते हैं वो भी उन्हीं के कमरे में आके साइड में उनके सो जाते हैं, उनके बेड में सो जाते हैं। अब बेड के ऊपर 3 लोग थे। अंजलि सबसे पहले नंबर पे, बीच में उसकी मम्मी, साइड में उसके पापा और वो दीदी सोफे में। और जिस तरफ अंजलि रहती है उसी तरफ से दोनों कमरे का आने जाने का रास्ता था। मतलब उधर ही से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते थे। और जैसे ही अंजलि रात को थोड़ी देर के लिए आंखें खोलती है तो जैसे ही वो आंखें खोलती है उससे उन दोनों कमरे के बीच में जो दरवाजा खुला रहता है वहां पर एक 13-14 साल की लड़की, गीले बाल, लाल साड़ी पहन के उसकी तरफ घूरते हुए दिखती है। वो उसको कम से कम 8 से 10 सेकंड तक घूरती रहती है। अंजलि बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये असल में है कि उसके साथ कोई वहम हो रहा है।
वो उसकी तरफ 8 से 10 सेकंड तक देखती रहती है, पर 8 से 10 सेकंड के बाद अंजलि घबरा के अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो अपनी आंखों को इतनी तेजी से और इतने टाइटली बंद करती है कि उसके बाद सुबह तक अपनी आंखों को खोलती ही नहीं। अंजलि रात भर डरी रहती है, रात भर घबराई रहती है, वो किसी को कुछ भी नहीं बताती। अब जैसी सवेरा होता है, अंजलि सारी बातें अपने घर वालों को बता देती है कि मेरे साथ रात में ये हुआ। उसको लगा कि उसके घर वाले उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे कि ये छोटी है, कुछ भी बोल रही है, पर उसके घर वालों ने इस बार उसकी बात पर यकीन कर दिया था, क्योंकि उसकी मम्मी के साथ भी पिछली रात को सेम ऐसे ही कुछ हुआ था। उसके घर वालों को लग गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग तुरंत पुरोहित को बुलाते हैं। पुरोहित उनके घर का वास्तु वगैरह चेक करता है और उसकी मम्मी और उनकी बेटी के ग्रह चेक करता है, और पुरोहित को मालूम पड़ जाता है कि इनके साथ असल में हुआ क्या है। वो उनकी फैमिली को सब चीज बता देता है कि जो भी आपने कल रात महसूस किया वो असल में एक आत्मा थी, एक छोटी बच्चे की आत्मा जो आपके घर आई थी, आपके घर प्रवेश कर चुकी थी। पुरोहित को इस आत्मा के बारे में पहले से पता रहता है। पुरोहित इस छोटी सी लड़की की आत्मा के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि इस छोटी लड़की की आत्मा ने पहले भी काफी लोगों को डराया है, पहले भी काफी लोगों के घर में घुसने की हिमाकत करी। पुरोहित अब अंजलि की फैमिली को बताता है कि जो ये छोटी लड़की की आत्मा है, ये कोई बुरी आत्मा नहीं है, ये काफी अच्छी आत्मा है। ये लड़की एक टाइम पे बहुत ही अच्छी लड़की हुआ करती थी, ये बहुत ही प्यारी लड़की थी, पर इस बेचारे ने बहुत ज्यादा जुल्म झेला है। इस बेचारे के साथ बचपन से ही बहुत ज्यादा गलत होता आया है। जब ये पैदा ही हुई थी तो इसकी माँ उसी समय गुजर गई थी। इसकी माँ ने इसको पैदा करके ही इस दुनिया को छोड़ दिया था। उसके बाद इसके कमीने बाप ने इसको पाला। इसका बाप असल में बहुत ज्यादा कमीना था। वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसको एक लड़की हो, वो हमेशा लड़के की ख्वाहिश रखता था। इसके कमीने बाप ने कभी भी अपनी बेटी को इतना प्यार नहीं दिया जितना वो एक लड़के को देता। जितने वो एक लड़के से मोहब्बत करता वो इससे कभी कर ही नहीं पाया। उसने अपनी बेटी को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया जहाँ उसका ज्यादा खर्चा ना पाए। यही नहीं कि उस पर पैसे नहीं थे, पर वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहता था। वो उसको एक बेसिक से स्कूल में भेजता है। वो अपनी बेटी से काफी चिढ़ता था। उसे लगता था कि मेरी बेटी मेरे पे एक बोझ है। वो उसको हमेशा से ही दूर भेजना चाहता था। वो चाहता ही नहीं था कि वो उसको पाले, वो उसको अपने साथ रखे। वो उससे तंग आ गया था। जैसे जैसे वो छोटी बच्ची बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसका बाप उसको और ज्यादा नफरत करने लगा, उससे और ज्यादा तंग आ गया था। उसे लगने लगा जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है, मेरे खर्चे उतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे उसकी 12-13 साल की उम्र होती है, उसकी बेटी की एडल्सेंस आ जाती है, पीरियड्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा तंग हो गया था कि इसके कारण अब मेरा खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक समय तक आके वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो सोचने लगता है इसका कुछ ना कुछ तो अब इलाज करना ही पड़ेगा। उसके शैतानी दिमाग में ख्याल आता है कि इसको मैं अब मार देता हूँ, इसको ऐसी तरीके की मौत दूंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके साथ असल में हुआ क्या है। तो उसका पिता अपनी बेटी के मर्डर का प्लान बनाना शुरू कर देता है। एक दिन उसकी बेटी के स्कूल में फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन होता है, जिसमें उसकी बेटी भी कुछ साड़ी वगैरह पहन के एनुअल फंक्शन में डांस वगैरह का कार्यक्रम करती है, प्रोग्राम करती है। तो स्कूल फंक्शन में उसने रेड साड़ी पहनी होती है। वो एक गॉडेस का किरदार निभा रही होती है, माता का किरदार निभा रही होती है, इसलिए उसने रेड साड़ी पहनी होती है। और जैसे अब उसकी बेटी स्कूल से घर आती है तो उसके पापा घर पे रहते हैं, और उसके पापा उसको पहली बार इतना प्यार दिखाते हैं। उसके पापा उसके साथ एक्टिंग करते हैं, उसके साथ ड्रामा करते हैं कि बेटे चल आ जा, मैं तेरे को आज घुमा के लाता हूँ, कहीं से मैं तेरे को बाहर घुमा के लाता हूँ। ये सुन के वो छोटी बच्ची काफी खुश हो गई थी। उसको काफी अच्छे लगने लगा था कि मेरे पापा जो मेरे से आज तक सीधे मुंह बात नहीं करते थे, अब शायद मेरे से वापस प्यार करने लग गए हैं, मेरे को अच्छा मानने लग गए हैं। वो काफी खुश हो गई थी। तो अपने पापा को बोलती है, रुको पापा, मैं कॉस्ट्यूम बदल दूँ, ये रेड कलर की जो मैंने साड़ी पहनी है उसको बदल दूँ। तब उसके पापा कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे चल ले, कोई बात नहीं, इस साड़ी में भी ठीक ही लग रही है तू। ये सुन के वो अपने पापा के साथ कार में बैठ जाती है। अब उसके पापा उसको एक हिल स्टेशन में ले जाते हैं, एक ऐसा हिल स्टेशन जहाँ काफी अच्छी वादियाँ थी, काफी कोहरा वगैरह भी था, और उसके नीचे नदी थी। और वो लोग उस हिल स्टेशन में पहुंचने के बाद थोड़ा समय बिताते हैं, और धीरे धीरे अब शाम होने लगती है। अब जैसी शाम होने लगती है तो बाकी लोग वहां से धीरे धीरे करके घर जा रहे होते हैं, और धीरे धीरे उस हिली एरिया में जहाँ पे नदी बह रही होती है उसके ऊपर कोहरा जमा इकट्ठा हो जाता है। मतलब बहुत कोहरा हो जाता है, थोड़ा बरसाती मौसम भी रहता है उस समय, तो कोहरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है, नीचे कुछ भी नहीं दिखता है। उसके पापा अपनी बेटी को कहते हैं, आजा बेटा नीचे चलते हैं, नीचे तेरी फोटो खींचूंगा, नदी के पास तेरी फोटो वगैरह खींचूंगा मैं। उसके पापा उसको लेके नीचे नदी साइड जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं। उसके पापा अपनी बेटी की एक दो फोटो खींचते हैं, और एक दो फोटो खींचने के बाद अपनी बेटी को फोटो दिखाने के लिए उधर ही जाते हैं जहाँ उसकी बेटी पोज दे के खड़ी होती है। अब जैसे वो अपनी बेटी को उसकी फोटो दिखाता है, वो इधर उधर एक बार देखता है, और उसके बाद तुरंत अपनी बेटी को नदी में धक्का मार देता है।
उसकी बेटी नदी में डूब जाती है। उसकी बेटी के काफ़ी देर तक हाथ दिखते हैं पर वो दानव उसको बचाता नहीं, वो बस उसको बह जाने देता है और वहाँ से चला जाता है। रात अंधेरा इतना गहरा था, कोहरा पूरा इतना लगा हुआ था कि किसी ने भी उस छोटी लड़की को नहीं देखा और वो उस नदी के अंदर डूब जाती है और वो वहाँ गायब हो जाती है। 15-20 दिनों बाद एक डैम के किनारे उस बच्ची की बॉडी मिल जाती है। अब सबको छोटी बच्ची की बॉडी देख के लगता है कि इस बच्ची को इसी के बाप ने मारा है, क्योंकि इसका बाप इसको ज़रा भी पसंद नहीं करता था। इसका बाप कई बार इसको मारने की धमकी भी देता था। सब लोगों को उसके बाप पे शक होने लगा। उस छोटी बच्ची के रिलेटिव्स ने, उसके सगे संबंधियों ने उसके बाप की रिपोर्ट एक थाने में लिखाई और जैसे उसके बाप की रिपोर्ट थाने में लिखी, उसका बाप वहाँ से रातों रात फरार हो गया। उसने वो शहर ही छोड़ दिया और दूसरे शहर जा बसा। उसके बाप को आज तक पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं पर उसका बाप कहीं नहीं मिला, वो उस शहर से फरार है। पर लोग कहते हैं जहाँ उस बच्चे की बॉडी मिली थी ना, जिस डैम के किनारे उसकी बॉडी मिली थी, वहाँ आज तक रातों को किसी छोटी बच्ची की रोने की चिल्लाने की आवाज़ें। पुरोहित जी उन्हें ये भी बताते हैं कि वो छोटी बच्ची कईयों के पीछे लगती है। वो खासकर उन लोगों के पीछे लगती है कि जो भी माँ बाप अपने बच्चों को सताते हैं, जो भी उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, वो उनका पीछा करती है और उन लोगों के साथ काफ़ी बुरा करती है कि अपने बच्चों की देखभाल करो। और वो छोटी बच्ची की आत्मा उन लोगों के पीछे भी जाती है कि जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो भी माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उनके पीछे जाती है और वो कोशिश करती है कि जो उनके घर में छोटे बच्चे हैं, वो उनकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाए और वो प्यार उससे भी मिल पाए जो उसे अपने पहले बाप से नहीं मिल पाया। वो बस प्यार की अपेक्षा में लोगों के पीछे में जाती है। तब पुरोहित अंजलि की मम्मी को कहता है कि वो छोटी बच्ची की आत्मा शायद आप ही के पीछे आई है। कल शाम जब आप बाजार साइड या कहीं बाहर कहीं गई होंगी, वो आप ही के पीछे आई है, क्योंकि एक तो आपके ग्रह कमज़ोर थे और दूसरा उसने आपका मन पढ़ लिया था। आपका मन बहुत ज़्यादा शुद्ध है, आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए वो आपके घर के पास आई। वो आपको आपके घर के अंदर, आपके बच्चे के अंदर जाना चाहती थी। वो भी वही प्यार चाहती थी जो आप अपनी बच्ची अंजलि से करते हो। अंजलि का पूरा परिवार ये सुन के बहुत ज़्यादा टूट गया था। उन्हें गुस्सा भी आता है उसके बाप पे, पर वो बहुत ज़्यादा टूट भी गए थे। उन्हें अंजलि से बहुत ज़्यादा हमदर्दी होती है। तो वो लोग इतने अच्छे थे, वो लोग इतने भले थे कि वो खुद से उस छोटे बच्चे की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा पाठ कराते हैं, एक हवन कराते हैं। पुरोहित अच्छे से हवन करता है, उसके बाद से उनके घर में कुछ भी ऐसे हादसे नहीं होते हैं। वो पूरे घर को पुरोहित अच्छे से पवित्र कर लेता है और उसमें एक धागा चढ़ा देता है, जिसके बाद उन्हें कभी भी उस घर में ऐसी कुछ भी नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हुई। उसके बाद अंजलि और उसके परिवार अच्छे से जीने लगा और आज के टाइम पे तो उनका डबल स्टोरी घर बन गया है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक और फर्स्ट फ्लोर चढ़ा दिया उन्होंने। पर हाँ दोस्तों, मैं भगवान से ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि जो छोटी बच्ची है वो जहाँ कहीं भी हो, उसकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे एंड मे हर सोल गेट रेस्ट इन पीस। दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर लगी है, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट्स योर व्यूज ऑन दिस स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप में से किसी के पास ऐसी हॉरर स्टोरीज या किसी के साथ ऐसी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हुए हैं, तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर डालूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, पीस आउट।